Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the chapter number 4, that is psychological disorder for the class 12th. और इसी चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आइए इसको समझते हैं। देखो, एबनॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। एबनॉर्मेलिटी का मतलब है ऐसा बिहेवियर, थिंकिंग या फीलिंग जो नॉर्मल पैटर्न से बहुत अलग है और जो इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ, सोशल फंक्शनिंग या एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो साइकोलॉजी में एबनॉर्मेलिटी एक आप ये कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूम की तरह देखा जाता है। मतलब एक तरफ नॉर्मल बिहेवियर है और दूसरी तरफ एक्सट्रीम नॉर्मल बिहेवियर है ना। हर इंसान के बिहेवियर में थोड़ा बहुत वेरिएशंस होते हैं। पर जब वो वेरिएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए और डिस्ट्रेस या डिस्फंक्शन क्रिएट करे तब हम उसे एबनॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द एबनॉर्मेलिटी। देखो, एबनॉर्मेलिटी को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट को कुछ क्राइटेरिया करना पड़ता है। आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि डेविएशन क्या है सोशल नॉर्म्स का। मतलब कि जब बिहेवियर सोसाइटी और रूल्स के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो। अगर एक आदमी को पब्लिक प्लेस में बार बार चिल्लाए बिना रीजन के, तो सोसाइटी उसे एबनॉर्मल बोलेगी, है ना। वहीं अगर मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूं, जैसे कि पर्सनल डिस्ट्रेस हो गया, मतलब कि डिप्रेशन में इंसान खुद को ही डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है और कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं। तो दीज आर द डिफरेंट अप्रोच टू द एबनॉर्मेलिटी। वहीं पे कुछ इसकी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस भी होती हैं, जैसे कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। इसमें साइकोलॉजिस्ट एबनॉर्मेलिटी को नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझते हैं। नॉर्मल बिहेवियर इज इक्वल टू वो बिहेवियर जो मेजोरिटी ऑफ पीपल देखते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर इज इक्वल टू जो बहुत रेयर या अनकॉमन हो पॉपुलेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी का आईक्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल बेल कर्व जैसा होता है। मतलब कि ज्यादा लोगों का जो आईक्यू है ना वो 85 से 115 के बीच में होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। जो बहुत कम होगा वो 70 से नीचे या 130 से ऊपर होगा। ठीक है, उसे हम स्टेटिस्टिकल अप्रोच के हिसाब से एबनॉर्मल मान लेते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है। जो स्टेटिस्टिकल अप्रोच है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि रेयर होना हमेशा एबनॉर्मल नहीं होता। तो एग्जाम्पल के तौर में आपको सबको पता है कि आइंस्टीन का जो आईक्यू रहा था, पर वो एबनॉर्मल नहीं थे, बल्कि गिफ्टेड थे। हम कहते हैं ना, ही इज गॉड गिफ्टेड। तो एबनॉर्मलिटी का मतलब है सोसाइटी के नॉर्म से अलग बिहेवियर जो मैल एडेप्टिव हो, डिस्ट्रेस क्रिएट करे और डेंजरस हो। ठीक है। तो दीज आर द specific term of the behavior. Now, social norms, maladaptive behavior and a subjective distress. अच्छा, अब ये क्या होता है देखो। सोशल नॉर्म्स का मतलब है कि जब इंसान का बिहेवियर दूसरे किसी इंसान को वॉयलेट करे। हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, है ना, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जब कोई इंसान का बिहेवियर इन नॉर्मल्स के अगेंस्ट हो जाता है तो उसे हम एबनॉर्मल मान देते हैं, है ना। अगर मान लो अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में बिना वजह एवं ही चिल्लाया जा रहा है ना, तो सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो इंडिया में अगर कोई बिना कपड़ों के स्ट्रीट पे घूमेगा तो सोसाइटी उसे एबनॉर्मल ही कहेगी। लेकिन वहीं अगर ट्राइबल कम्युनिटी में ये कॉमन है शायद। तो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट होते हैं नॉर्म्स। तो मतलब जो एक कल्चर में एबनॉर्मल है शायद वो दूसरे कल्चर में नॉर्मल हो, है ना। वहीं अगर मैं मैलाडेप्टिव बिहेवियर के बारे में बात करूं, ऐसा बिहेवियर जो इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ और डेली फंक्शनिंग या एडजस्टमेंट को हार्म करे। मतलब इंसान अपनी लाइफ स्मूथली नहीं चला पाता। एग्जाम्पल के तौर पे आप ड्रग एल्कोहल एडिक्शन की बात करो तो शॉर्ट टर्म में रिलीफ भी देगा, पर लॉन्ग टाइम में आपकी फैमिली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको ओसीडी हो जाएगा, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सर डिसऑर्डर। इंसान बार बार हाथ धोता रहेगा जिसकी वजह से उसकी रूटीन सब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कभी कभी मैलाडेप्टिव बिहेवियर जो है ना आपका, वो एक्चुअल में कॉपी मैकेनिज्म भी हो सकता है। मतलब कि टेम्परेरी विड्रॉल आफ्टर द ट्रॉमा। एक टाइम के बाद वो जा भी सकता है और एक टाइम के बाद किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो रह के चला जाता है। वहीं अगर मैं सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस की बात करूँ, इसे हम पर्सनल डिस्ट्रेस भी बोलते हैं। जब इंडिविजुअल खुद अपने बिहेवियर की वजह से दुख, टेंशन या फिर गिल्ट या एंजाइटी या अनहैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है। मतलब एबनॉर्मलिटी के अंदर उसको ना बहुत ही एबनॉर्मल फील हो रहा है एकदम अंदर से। एग्जाम्पल, डिप्रेशन में इंसान खुद को यूजलेस होपलेस फील करता है। फोबिया इंसान का इंटेंस डर है ना, जैसे कि स्नेक या हाइट से डरना।
वो खुद को डिस्ट्रेस का एक्सपीरियंस करने लगता है। तो हर एबनॉर्मल केस में इंसान डिस्ट्रेस फील नहीं करता, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें वो फील करता है। अब अगर नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अकॉर्डिंग टू दैट दे आर स्टडीड एज अ साइकोपैथोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज दिस? देखो, हर साइकोलॉजी डिसऑर्डर की अपनी अपनी कंडीशन होती है और उसको थॉट्स, उसको फीलिंग और बिहेवियर के हिसाब से करेक्टराइज किया जाता है ना। तो व्हेन आई टॉक अबाउट एन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज अकॉर्डिंग टू DSM-5, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एंड ICD-10। सो व्हाट इज दिस? देखो, DSM-5 and ICD-10, these are the two main psychopathology, we can say the disorders or a diagnostic mechanism, ठीक है। इस सिस्टम का कहीं ना कहीं अमेरिकन जो साइकेट्रिक एसोसिएशन है ना, उन्होंने डेवलप किया था DSM-5 का, ठीक है। ये मेनली यूएसए में यूज होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉपुलर है। DSM सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर पर फोकस करता है, ठीक है। DSM में डिसऑर्डर को कैटेगरीज प्लस क्राइटेरिया के बेस पर डिफाइन किया गया है। तो हर डिसऑर्डर के लिए सिम्टम्स का एक फिक्स सेट दिया जाता है। मतलब कि सिम्टम बेस्ड अप्रोच होने चाहिए, मतलब कि हर डिसऑर्डर के लिए लिस्ट ऑफ सिम्टम होगा, कल्चरल कंसिडरेशन होगा, स्पेक्ट्रम अप्रोच होगी, मतलब कि डिसऑर्डर को रिजिड कैटेगरी में ना डालकर हम मतलब उसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में डालते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। वहीं अगर मैं ICD-10 के बारे में बात करूं, ये सिस्टम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO बोलते हैं, उन्होंने बनाया है। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इंडिया में भी ICD सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। ICD सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ऑल डिसीजेस को क्लासिफाई करता है, फिजिकल प्लस मेंटल। वही व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, तो ये हर तरफ की बीमारी, जैसे कि हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, उस सब का क्लासिफिकेशन ये आपको देगा। तो इसका आप यूनिवर्सली यूज कर सकते हो। एंड दिस इज अल्फा न्यूमेरिक कोड एज वेल, मतलब कि हर डिसऑर्डर को एक कोड असाइन होता है, जो ये बताता है कि कौन सी बीमारी किसको रिलेट करती है, ठीक है। Second thing is that characteristics of the psychological disorder and types of psychological disorders. Okay, तो देखो, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं, कल्चर पे डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात डिस्ट्रेस है, जो सफरिंग की वजह से होता है, कभी कभी खुद की वजह से, कभी कभी दूसरों की वजह से। डिसफंक्शन क्या है? यह आपकी आपके काम, आपके रिलेशन और डेली लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। डेंजर क्या है? कभी कभी आप गुस्से में अपने आप को ही हार्म करने लग जाते हो, दैट इज वेरी बैड सिचुएशन। वहीं अगर मैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करूं, एंजाइटी का डिसऑर्डर होना, फोबिया होना, पैनिक्स होना, है ना, एंजाइटी होना, मूड डिसऑर्डर है, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कभी बड़े खुश रहते हैं, है ना। फिर वहीं अगर मैं साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करूं, अच्छा, there is a psychotic disorder, that is schizophrenia. So what is this? This is a disorder which we will see a continuous fluctuation in the human's behavior, ठीक है। इसे आप कैसे समझ सकते हो कि उसको कहीं ना कहीं वो कंडीशन होती है जिसमें रियलिटी से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, थिंकिंग भी नहीं है, परसेप्शन भी अलग है, सब कुछ डिसऑर्डर्ड है। मतलब साइकोज में हम इसको हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन या फिर डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सब्सटेंस यूजर डिसऑर्डर्स, मतलब कि आपको अल्कोहल की एडिक्शन हो गई है, आपको ड्रग्स भी लेना है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? हर चीज आपके बॉर्डर लाइन पे है ना, आप एंटी सोशल हो चुके हैं, आपको किसी के साथ बात ही नहीं करनी है। ओके, इन शॉर्ट, एबनॉर्मेलिटी मीन्स इट इज नॉट इजी टू डिफाइन, इट डिपेंड ऑन द स्टैटिस्टिकल रेयरिटी। डिपेंड करता है कि उस इंसान के साथ क्या सिचुएशन है। सेकेंड थिंग इज दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दे आर द पैटर्न्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, जहाँ पे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और कुछ डिस्ट्रेस फंक्शंस हैं। लास्ट वन इज दे आर क्लासिफाइड फॉर द बेटर डायग्नोसिस। अगर इसे हम ट्रीट करें तो हम बहुत सारे ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक कर सकते हैं। सो या, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके और बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम देखेंगे और बहुत सारी यूनिक चीजें हम डिस्कस भी करेंगे, कुछ केस स्टडीज भी इसकी इंपॉर्टेंट है जो हम आने वाले सेशंस में करेंगे। So yeah, this is all about the today's video. And if you have any doubt, you can write on the chat box. I will definitely help you to solve your query as well. So bye everyone.